यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास माय डियर्स। बिल्कुल साइकोलॉजी के इस बेहतरीन से शानदार सेशन में आप सभी प्यारे लाडले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, हार्टिएस्ट वेलकम माय डियर्स। बिल्कुल एक बार सेशन को ज़बरदस्त ढंग से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मित्रों। और जो विद्यार्थी ग्रेड 3 मेंस 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन आज सुपर कलेक्शन सेशन में आपके लिए फिर लेकर हाजिर हूँ। शाम के 8 बज चुके हैं माय डियर, सॉरी 9 बज चुके हैं। 9 बजे की क्लास होती है हमारी रेगुलर। तो बिल्कुल शुरू करते हैं आज का शानदार जानदार जबरदस्त सेशन माय डियर्स। बिल्कुल देखिएगा, बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज मैं यहां पर लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं मित्रों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी ग्रुप्स में, अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप पर, सभी पर पूरी ईमानदारी के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा मित्रों, अपने सभी मित्रों को शानदार जानदार जबरदस्त ढंग से। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है आज 1 फरवरी और इसी महीने की 25 तारीख को L1 के बच्चों का पेपर है। उसके बाद 26, 27, 28 और उसके बाद 1 मार्च तक आपका सेकंड लेवल L2 के विद्यार्थियों का पेपर है। सो मित्रों बिल्कुल रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हारना नहीं है, बस इस बार जीत का डंका बजाना है। और ये डंका तभी बजेगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जब आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस कहीं भी किसी भी लेवल पर अगर लूज है, आपने किसी भी सब्जेक्ट को कम आंका या कमतर महसूस किया, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मित्रों सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो आरटीई हो, चाहे वो एजुकेशनल सिनेरियो हो, शैक्षिक परिदृश्य हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो आपका राजस्थान जीके वाला पोर्शन हो, या फिर आपका सब्जेक्ट पोर्शन हो, ठीक है, या फिर आपका पेडागोजी, इट मीन्स आपकी मेथडोलॉजी, मेथड्स हो। हर सब्जेक्ट के आपको ध्यान से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। यह कथन जिनका है, बताइए माय डियर, किसने कहा था? यहां बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट एंड परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइए माय डियर। Educational psychology takes its meaning from education, a social process, and from psychology, a behavioral science. This was stated by. Yes, my dear, बताइएगा किसने कहा है? और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, किसने कहा है, इसकी अपन बात करें तो यहां पर इसके संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहां आपको ऑप्शंस में दिया है, स्कीनर दिया हुआ है, एलिस्क्रो दिया हुआ है, कॉल्सनिक दिया हुआ है और टेलफोर्ड दिया हुआ है। तो किसका सेंटेंस है? स्कीनर का माय डियर। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु जिससे संबंधित है, जिससे रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द शिक्षा के प्रक्रम में से गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति से, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से, या व्यक्ति के व्यवहार से, या व्यक्ति का मानसिक जीवन। बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की बात आपसे की गई है ना। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या? शिक्षा की प्रक्रिया में गुजरने वाले व्यक्ति की प्रकृति से। तो माय डियर, व्यक्ति की प्रकृति की बात शिक्षा मनोविज्ञान नहीं करता है। पहली बात, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से, या व्यक्ति के व्यवहार से, या व्यक्ति के मानसिक जीवन से। हमेशा शिक्षा मनोविज्ञान सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं को प्रभावित करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंडीशंस दैट अफेक्ट लर्निंग। 101% माय डियर। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी माना जाएगा। क्या चुना जाएगा माय डियर? बी इसका परफेक्ट एंड राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है? लर्निंग के बहुत ही शानदार कंसेप्ट की यहां पर आपके साथ चर्चा की जा रही है। तो यहां एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है,
वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है? बताओ, व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, या फिर विकास का प्रक्रम? बताइए माय डियर। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ्स लर्निंग इज, यू नो वेरी वेल, वुडवर्थ ने अधिगम सीखना विकास की प्रक्रिया है, ऐसा कहा है। ये कहते हैं सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्या कहा है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये मोस्ट है, इसको आप ध्यान रखना। यानी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की है। किसकी बात की है? विकास के प्रक्रम की बात की है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की है। इसीलिए आंसर इसका डी हो जाएगा माय डियर्स। क्या हो जाएगा? डी इज द परफेक्ट एंड राइट आंसर होगा माय डियर। क्लियर है सभी का यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक, नहीं करने वाला, द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट लर्निंग इज, द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट लर्निंग इज, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक कौन सा है? विषय वस्तु की प्रकृति, खोज, प्रेरणा, अधिगम की विधि। माय डियर, आपको पता है, यानी विषय वस्तु की प्रकृति, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही बच्चे सीखते हैं, ये तो श्योर है। अगर आपका पाठ्यक्रम जटिल है तो बालकों को कठिनाई होगी सीखने में, ठीक है। प्रेरणा, प्रेरणा तो अधिगम का मुख्य चालक है, ये तो मुख्य सोपान है, ये तो मेन ड्राइवर है, ठीक है ना। अधिगम की विधि, लर्निंग मेथड, यानी सीखने को लर्निंग विधि के द्वारा इस सरल बनाया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है। इसीलिए इसका राइट आंसर डिस्कवरी हो जाएगा, खोज हो जाएगा, यानी बी इसका परफेक्ट आंसर होगा, जो प्रभावित नहीं करने वाला कारक है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? बताओ, सामूहिक विधि कौन सी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्कुल जनरली नॉट ए ग्रुप मेथड ऑफ लर्निंग? क्या इसका राइट आंसर होगा? परिचर्चा, परिचर्चा में समूह होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना, 100% होता है। कार्यशाला विधि, इसमें भी समूह होता है, बिल्कुल। कार्यशाला, कार्यशाला का संबंध भी एक सामूहिक गतिविधि से होता है, यानी एक ग्रुप होता है। उसके बाद प्रेक्षण, प्रेक्षण व्यक्तिगत होता है ना, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत होता है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन हमेशा। सम्मेलन में बहुत सारे लोग होते हैं, यह भी एक सामूहिक गतिविधि है। इसीलिए माय डियर, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि कौन सी नहीं है? तो प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन मेथड हमेशा पर्सनल होता है। मेरा देखने का अंदाज मेरा अपना है, आपका देखने का अंदाज आपका अपना है, तो सब अपने अपने तरीके से, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसीलिए बेस्ट और राइट आंसर आपका हो जाएगा माय डियर सी। क्लियर है सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा, स्किनर के अनुसार, ये स्किनर है, ये स्किनर है, स्किनर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्किनर, इंग्लिश में सही दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू स्किनर शिक्षार्थियों का विकास है। बताओ, अकॉर्डिंग टू स्किनर डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स इज ए, क्या सतत प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया, द्रुतगामी प्रक्रिया, सतत और क्रमिक प्रक्रिया? याद रखना, स्किनर डेवलपमेंट के बारे में कहते हैं, जब बालक का विकास होता है तो स्किनर का मानना है कि विकास सतत, कॉन्टिन्यूअस होता है और सीक्वेंशियल होता है, क्रमानुसार होता है। आपको पता होगा, जब हम बात करते हैं किशोरावस्था के सिद्धांतों की, तो स्टैनली हॉल तो किशोरावस्था में वहां पर किसका, त्वरित विकास के सिद्धांत का सिद्धांत देते हैं, और जबकि थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ क्रमिक विकास का सिद्धांत देते हैं। तो ठीक वैसे ही यहां पर स्किनर का कहना है कि विकास जो होता है वो क्रमानुसार होता है और सतत कॉन्टिन्यूअस होता है। क्रमानुसार मतलब पहले सिर का होगा, फिर आपके मध्य भाग धड़ का होता है बच्चे का, फिर हाथ और अंत में पैरों का। तो एक क्रम है, एक सीक्वेंस है। इसीलिए ये यहाँ पर ये कहना है कॉन्टिन्यूअस एंड सीक्वेंशियल ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए माय डियर, इसका बेस्ट और राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताओ, सोशल डेवलपमेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड? आनुवांशिकता, इसका संबंध, ये तो सामाजिकता से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। अकेला शिक्षक भी, यहां पर कोई सोसाइटी नहीं है,
माता पिता की शिक्षा और खेल, लेकिन खेलों से बालकों में सबसे ज्यादा सामाजिकता देखने को मिलती है। जैसा कि आपको पता है माय डियर्स, आपको अच्छे से जानते हैं, आज आप देख लीजिएगा खेलों से बालकों में आपस में प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति का भाव विकसित हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे आज खेलों से राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित हो रही है। आज खेलों से बालकों में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धात्मक होड़ मची हुई है। तो कहीं ना कहीं खेल सामाजिक विकास में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसीलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। माता पिता की शिक्षा भी कहीं ना कहीं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण होती है, सहायक होती है, लेकिन दोनों में से बेहतर चुना जाए तो खेल को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। Which type of development of a child is affected by the school and the teacher? बताइए, क्या मानसिक विकास में टीचर का रोल होता है? बिल्कुल होता है। विद्यालय का रोल होता है? बिल्कुल होता है। क्या सामाजिक विकास में विद्यालय का बहुत बड़ा रोल होता है? ठीक है ना, क्योंकि विद्यालय भी तो एक समाज है और बालक को अगर सोशल बनाना है तो 100% विद्यालय का हिस्सा बनना पड़ेगा। ठीक है। संवेगात्मक विकास, इमोशनली कैसे और कौन सी सिचुएशन में कौन सा संवेग प्रदर्शित करना चाहिए, ये टीचर बखूबी बच्चे में मैच्योरेशन लेकर आता है। इसीलिए सभी प्रकार के विकास में इन दोनों का रोल होता है। इसीलिए आंसर आपका डी हो जाएगा डियर्स। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, सभी को पूरी ईमानदारी के साथ सेशन को धमाकेदार ढंग से लाइक और शेयर करना है। बिल्कुल सभी ग्रुप्स में बिल्कुल ये पूरी ईमानदारी के साथ आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बिलोंग्स टू द टाइप। यस माय डियर, आपको पता है इंट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी बताई थी, ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बताने वाले व्यक्ति कौन थे? कार्ल जुंग थे। कौन थे माय डियर? कार्ल जुंग। और आपको पता है कार्ल जुंग ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, किसके आधार पर मेरे बच्चों? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया है, क्लासिफाइड किया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा मिल जाएगा साइकोलॉजिकल टाइप, मनोवैज्ञानिक प्रकार। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया माय डियर? बी हो गया, क्योंकि शरीर रचना सेल्डन और क्रैचमर बताते हैं, समाजशास्त्रीय स्प्रेंगर बताते हैं। यह किसने बताया था? सेल्डन और क्रैचमर ने और समाजशास्त्रीय स्प्रेंगर ने बताया था। ठीक है ना, और कार्ल जुंग ने मनोवैज्ञानिक बताया था। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है। इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के डैश 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 में परिवर्तन लाना चाहती है। किस में? मस्तिष्क में, आत्मा में, चेतना में या व्यवहार में? बताओ। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन सीक्स टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द चाइल्ड्स बिहेवियर। क्योंकि शिक्षा से बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है और बाकी चीजों को तो मस्तिष्क को आप बदल ही नहीं सकते, है ना, आत्मा को भी नहीं बदला जा सकता और उसकी चेतना को भी नहीं बदला जा सकता। इसीलिए चेंज हमेशा उसकी एक्टिविटीज में, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, उसकी क्रियाओं में किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट और राइट आंसर माय डियर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताओ। Which of the following statement is wrong? अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। क्यों? सिर्फ प्रेक्षणीय थोड़ी होता है, देखकर भी होता है, सुनकर भी होता है, करके भी होता है अधिगम तो। ठीक है ना, तो सिर्फ केवल हमेशा प्रेक्षणीय होता है, अवलोकनीय होता है, ये कहना पूरी तरह गलत है। तो पहला ही सेंटेंस गलत मिल गया हमको। अधिगम व्यवहार परिवर्तन होता है, बिल्कुल है। सार्वभौमिक प्रक्रिया बिल्कुल है। समायोजन है, बिल्कुल है। लेकिन ये नहीं होता कि ऑलवेज केवल देखकर ही सीखा जाता है, नहीं, सुनकर भी, महसूस करके, चख करके, करके, है ना, बहुत सारी विधियां होती है सीखने की। इसलिए पहला ही सेंटेंस गलत है। राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। आपको पता है टीएटी परीक्षण कौन सा है? ये प्रोजेक्टिव मेथड है।
और प्रोजेक्टिव मेथड्स में आपको पता है टीएटी, सीएटी भी आता है, टीएटी भी आता है, आईबीटी भी आता है, ठीक है ना, एससीटी भी आता है, पीएफटी भी आता है, एफडब्ल्यूएटी आता है, ठीक है, ये सारे आते हैं। ये सभी किसके लिए यूज किए जाते हैं? पर्सनैलिटी के लिए। किसके लिए माय डियर? पर्सनैलिटी के लिए इनका परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए किन की पहचान? ए टीचर कंडक्ट टीएटी टेस्ट स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। किसकी पहचान करना चाहता है? व्यक्तित्व की। इसलिए पर्सनैलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? पर्सनैलिटी। तो इट मींस आपका आंसर ए होगा डियर्स। चलिए, ये सारी विधियां जो हैं वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? प्रक्षेपी विधियां हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, क्या होती है? संतुष्टि मिलती है, उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है। आपको पता है संतुष्टि के आधार पर हम संतोष व असंतोष का नियम, संतोष और असंतोष का नियम हम लोग पढ़ते हैं। और ये संतोष और असंतोष का नियम या फिर सफलता और असफलता का नियम जो होता है वो कौन सा होता है माय डियर? सफलता और असफलता का नियम जो होता है वो कौन सा होता है? ये प्रभाव के नियम के ही नाम है, ठीक है ना। एक्शन विच आर लर्नड आफ्टर सेटिस्फाइंग देमसेल्व्स आर कॉल्ड। तो सेटिस्फाइंग का संबंध आपके लॉ ऑफ इफेक्ट से हुआ। किससे हुआ माय डियर? इसीलिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रभाव का नियम, ठीक है ना। प्रभाव के नियम का नाम संतोष असंतोष, सफलता असफलता, पुरस्कार दंड, सुख दुख का नियम, ठीक है ना। इन सब के नाम से इसको जाना जाता है। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। बेसल आयु, बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? आपको पता होगा, एक तो बेसल आयु पढ़ा जाता है और दूसरा टर्म है आपका टर्मिनल आयु। टर्मिनल आयु, ये दो टर्म जो हैं ये इन दोनों का संबंध किससे होता है माय डियर? बुद्धि से होता है, ठीक है ना। ये बुद्धि की आयु हैं। बेसल आयु उसे कहते हैं जब कोई बालक किसी भी लेवल के अधिकतम प्रश्नों को हल कर ले या सभी प्रश्नों को हल कर ले तो वह उस बालक की बेसल आयु होती है। जैसे एक 5 साल का बच्चा 6ठी क्लास के सभी सवालों को हल कर ले और 7वीं क्लास के सभी सवालों को हल कर दे तो उस बच्चे की बेसल आयु 7 साल होगी, क्योंकि उस क्लास के सारे सवाल हल कर दिए। और अगर किसी क्लास में बच्चा अटक जाए, रुक जाए, तो वह टर्मिनल आयु। जैसे वही 5 साल का बच्चा 6ठी क्लास के सभी सवालों को हल कर देता है लेकिन 7वीं क्लास के आधे सवालों को हल करता है, वहां पूरे नहीं कर पाया, तो पूरे नहीं कर पाने के कारण, आधे कर पाने के कारण उसे उसकी टर्मिनल आयु कहा जाएगा। तो उस 5 साल के बच्चे की टर्मिनल आयु 7 हो जाएगी, यानी 7वीं कक्षा हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी, यूं कह सकते हो। तो वर्ष में भी इसको काउंट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर, ये दोनों बुद्धि से रिलेटेड हैं। बेसल आयु इज रिलेटेड द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। वेबिंग, ये गलत लिख दिया है, बुद्धि नहीं, बुद्धि है ये, ठीक है ना, इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? गलत, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर का। सामाजिक अधिगम ब्रूनर का थोड़ी है, नहीं, ये तो बांडुरा का है, ये तो बांडुरा का है। और आपसे गलत पूछा है, प्रयत्न त्रुटि थॉर्नडाइक सही है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत लेविन का सही है, अधिगम का साइन सिद्धांत टॉलमैन का सही है। तो ये बांडुरा का पहला ही गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे लाडलो। पता है आपको, अधिगम के इन सभी सिद्धांतों को आप संकेत, साइन का मतलब होता है संकेत सिद्धांत, उद्देश्यात्मक सिद्धांत, चिन्ह सिद्धांत, अव्यक्त सिद्धांत एडवर्ड टॉलमैन का है। किसका है? एडवर्ड टॉलमैन का है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, बताओ कौन? बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, कौन करते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को केवल वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, वातावरण या वंशानुक्रम?
अफेक्ट द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? माय डियर, दोनों करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसीलिए हमेशा दोनों बोथ वाला आंसर ही राइट होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नांकित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा होगा? द प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक अमंग द फॉलोइंग इज? आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, अभ्यास का नियम या सादृश्यता का नियम? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम, आपको पता है प्राथमिक नियम पूछा है। थॉर्नडाइक ने प्राथमिक और गौण नियम बताए थे, तो प्राथमिक 3 बताए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ठीक है ना, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो यहां पर आपको मिल रहा है अभ्यास का नियम, जो इसका मुख्य नियम, प्रमुख नियम है। उसके अलावा सारे गौण नियम हैं। तो रूल ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज भी इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा बेटा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताओ दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। यह समस्या का समाधान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है। यह संतुलन प्रदान करता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बताओ, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है समायोजन, तभी तो जिंदगी में आपको लोग एडजस्टेबल पर्सनैलिटी के रूप में काउंट करेंगे और कहेंगे कि यार वाह, क्या गजब का एडजस्टमेंट है यार। वो कहीं भी चला जाता है ना, बिल्कुल अपने जैसा माहौल क्रिएट कर लेता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल कहा जाता है। इसके लिए राइट एंड परफेक्ट आंसर डियर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? व्हाट आर द एरियाज ऑफ डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड, एटीट्यूड? एक एप्टीट्यूड है, एक एटीट्यूड है, एक अचीवमेंट है एंड जेंडर। बताओ, व्यक्तिक भिन्नताओं के, चारित्रिक विभिन्नताओं के, सामाजिक भिन्नताओं के, व्यक्ति की आंतरिक भिन्नताओं के। बताओ राइट क्या आंसर होगा? परफेक्ट आंसर क्या होगा? अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि, लिंग। आंतरिक भिन्नताएं नहीं होती, बल्कि ये व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की अभिवृत्ति, रुचि के आधार पर, लिंग के आधार पर, उपलब्धि के आधार पर भिन्न भिन्न अलग अलग होना। आपकी उपलब्धि अलग है, दूसरे बच्चे की उपलब्धि अलग है, तीसरे की अलग है। ठीक है ना, एक लड़का है, दूसरा लड़की है, तीसरा लड़का है, फिर लड़की है। इस टाइप से जेंडर डिफरेंस भी आप में है, हर बालक में, हर व्यक्ति में। इसी प्रकार आपका एटीट्यूड कुछ अलग है, दूसरे का एटीट्यूड कुछ अलग है। आपकी रुचि, इंटरेस्ट किसी और चीज में है, खेलों में है, दूसरे की सिंगिंग में है। तो सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी को हम व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल वेरिएशंस या डिफरेंसेस कहते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे इसमें आंतरिक विभिन्नताएं कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। आंतरिक का मतलब तो सिर्फ एक बालक की अपनी खुद की रुचियों में अंतर होना। नेक्स्ट, रोरसा इंक ब्लॉक परीक्षण में शामिल है क्या? रोरसा इंक ब्लॉक टेस्ट आईबीटी 1921 में दिया था, हरमन रोरसा ने दिया था। किसने दिया था? हरमन रोरसा ने। माय डियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड के थे। इसमें क्या था? 10 बहुरंगी कार्ड थे, 5 काले तथा 5 रंगीन कार्ड थे। 5 काले व सफेद थे तथा 5 बहुरंगी। 100% ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी पूछा हुआ है। 5 तो काले और सफेद थे, ध्यान रखना, और 5 मल्टीपल थे। इसीलिए बेस्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। कुल 10 कार्ड्स थे। ठीक है ना, बेस्ट आंसर आपका ए हो जाएगा डियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालक, धीमी गति से जो सीखते हैं उनको मंद बुद्धि कहते हैं, मंदित मना कहते हैं, स्लो माइंडेड कहते हैं, मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। ध्यान रखना, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्लो लर्नर्स?
संवर्धन ये तो प्रतिभाशाली के लिए है, त्वरण तीव्र गति से पढ़ाया जाना ये भी प्रतिभाशाली के लिए है, प्रतियोगिताएं ये भी उनके लिए है, उपचारात्मक शिक्षण बिल्कुल रेमेडियल टीचिंग जो होती है, यानी जो बिल्कुल उनकी जो उनकी मंदता है, उनकी जो स्लो स्पीड है उसको प्रॉपर रेमेडी प्रदान करते हुए उनको टीचिंग या लर्निंग प्रोवाइड की जाए, उसे ही यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे, इसलिए डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच करना है। इसमें यहाँ पर थ्योरीज हैं और इधर प्रतिपादक हैं। मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है, व्यवहारवाद किसने दिया था माय डियर? व्यवहारवाद की बात करें तो आपका सीएल हल आ जाएगा। गेस्टोल्टवाद किसने दिया था? मैक्स वर्दीमर ने दिया था। और निर्मितवाद किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। तो पहले में क्या आ जाएगा? थर्ड, ठीक है ना। दूसरे में क्या आ जाएगा आपका? 1, थर्ड 1, ठीक है। तीसरे में क्या आ जाएगा? 4th, और चौथे में क्या आ जाएगा? 2nd। तो आपका 3 1 4 2 वाला ऑप्शन सही होगा, 3 1 4 2, ठीक है। इसीलिए राइट आंसर हम लोगों ने ऑप्शन बनाकर लगा दिया है। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है, सबसे स्लो होती है। बताइए किस में? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, भ्रूणावस्था में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज द रेट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट द स्लोवेस्ट? बताइए किस में होती है सबसे धीमी? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या भ्रूणावस्था में? सबसे धीमी गति किस में होती है? चलिए, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और भ्रूणावस्था। तो किसमें सबसे कम होती है धीमी? धीमी तो बाल्यावस्था में होती है। किस में होती है? बाल्यावस्था में। क्योंकि बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं, कई बार तो माता पिता को टेंशन तक हो जाती है कि यार बच्चे की लंबाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, है ना। वो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल वो फैल रहा है, उसका वो छोटे कद का रह जाएगा, है ना, वो उसका मोटापा बढ़ रहा है ना, वो कुरूप होता चला जा रहा है। तो इस अवस्था के बच्चे बड़े अजीब से लगते हैं, बालक और बालिकाएं दोनों ही। तो बाल्यावस्था इज द बेस्ट और राइट आंसर। चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष का टाइमिंग होता है ये, ठीक है ना। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है माय डियर्स? नेक्स्ट देखिएगा, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। गजब का क्वेश्चन है। केटल्स कल्चर फ्री टेस्ट इज ए काइंड ऑफ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बताइए, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण? नहीं, ये व्यक्तिगत शाब्दिक तो है ही नहीं। अशाब्दिक परीक्षण? अशाब्दिक तो है, बिल्कुल है। सामूहिक शाब्दिक परीक्षण? सामूहिक भी नहीं है। शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण? माय डियर, ये अशाब्दिक परीक्षण है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की संस्कृति के लोगों के लिए ये परीक्षण किया जाता है। और ये अशाब्दिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके बुद्धि को मापा जाता है। इस कारण ये अशाब्दिक संस्कृति मुक्त या भाषा मुक्त बुद्धि परीक्षण कहलाता है। इसीलिए आपका नॉन वर्बल टेस्ट होता है। ये कौन सा माय डियर? बिल्कुल केटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। क्लियर है दोस्तों? केटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की अपन बात कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने केवल 25 क्वेश्चंस की सीरीज को सॉल्व किया है और बिल्कुल इसके आगे की चर्चा कल ठीक शाम को फिर 9 बजे अपन मिलेंगे। मुलाकात इसी टाइम अपनी शाम को 9 बजे। रोजाना ये क्लास होती है इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। शानदार, जानदार, जबरदस्त ये चलेगी आपके एग्जाम तक, यानी बिल्कुल जब तक आपका ग्रेड 3 मेंस का एग्जाम आप क्रैक नहीं कर लेते हैं तब तक ये टेस्ट प्रैक्टिस, ये MCQs का बहुत प्यारा सा सेशन मैं रोज इसी टाइम पर लेकर आता रहूंगा। इसलिए मित्रों, आप जुड़ना ना भूलें। सेशन को लास्ट में लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक और
चलिए ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो ये क्लास हमारी बिल्कुल रोजाना होती है। क्या होती है? रोजाना, डेली ये क्लास हमारी बिल्कुल माय डियर 9 PM पर होती है। ठीक है ना, बिल्कुल 9 PM पर होती है। और इसमें शानदार प्रैक्टिस सेशन मैं आपका साइकोलॉजी का प्लस RTE का, बिल्कुल RTE भी लेकर आ रहा हूं आपके लिए, EM का। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन सीरीज को मैं इसमें शामिल करने वाला हूं। तो माय डियर्स बिल्कुल एंड में आपको सेशन को लाइक एंड शेयर करना है। क्या करना है? लाइक एंड शेयर करना है दोस्तों। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अपन मिलते हैं कल। गुड नाइट, शुभ रात्रि।